हमारे जो तेलुगु लोग है आजकल से आए नहीं है. वी केम फ्रॉम मोर देन 100 years. इलेक्शन के वक्त ही हमारे साथ गुदगुदाते और अच्छे खासे बात करते, फिर बाद में हम लोगों को कोई पहचानते नहीं है. आजकल हम तेलुगु लोग के ऊपर थोड़ा सा दृष्टि कम हो गया है. बहुत सारे पार्टियां तेलुगु लोग को प्रतिनिधित्व कम दे रहा है. पॉलिटिकल टाइम में तेलुगु या कन्नड़ वगैरह आ जाते हैं. एक बार इलेक्शन होने के बाद हमारा रिकग्निशन ही नहीं है. गवर्नमेंट जो ऑफिसेस में है उसमें 10-10, 15-15 साल से एक ऑफिसर एक ही सीट पे बैठा हुआ है, तो चेंज होना चाहिए. ये लाड़की बहन योजना मैं भी उसका अगेंस्ट हूँ कि फ्री पैसा नहीं देना चाहिए. फ्री कुछ भी, ओनली हेल्थ एंड एजुकेशन फ्री होनी चाहिए. गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट पावर दो या कुछ ये दे दो कि सोर्स उनको इनकम जनरेट करने का. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना चाहिए. फ्री पैसा देने से आलस बढ़ता है और लोग एकदम निकम्मे हो जाते हैं. नमस्कार, मैं दीपशिखा सोनी श्रेष्ठ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ. आज हम फिर से पहुंचे हैं एक नई कम्युनिटी के पास. बिल्कुल ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, हम हमारे शो मौका चुनाव का बात समुदाय से में आज आए हैं तेलुगु समाज के बीच, जो कि मुंबई में सालों से रह रहे हैं. सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में भी इनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है. सिर्फ मुंबई में अगर कहें तो महाराष्ट्र में इससे ज्यादा है. तो यहाँ पर जानना जरूरी कि ये कम्युनिटी भी क्या सोचती है आने वाली इलेक्शन को लेकर, आने वाली सरकार को लेकर. क्या इनके साथ कहीं भेदभाव हुआ है या ऐसी पॉलिसीज जो इन्हें पसंद नहीं आई, या इन्हें लगता है कि कुछ और चीज़ों पे काम होना चाहिए. ऐसे ही बातें, सवाल हमारे होंगे और जवाब इनकी तरफ से होंगे. और इस इलेक्शन में हम जानेंगे कि आखिर आम जनता और स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ का क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच है और वो आगे क्या चाहते हैं कि सरकार उनके लिए काम करे. तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर सवाल करेंगे कि आखिर क्या है जो चाहते हैं आने वाली सरकार से. अब की सरकार ने क्या काम नहीं किया है, ऐसी कुछ पॉलिसीज जो नहीं बन पाई है. सर, आपका नाम क्या है पहले तो हम जानना चाहेंगे, और फिर ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई पॉलिसी जिस पे अब तक की गवर्नमेंट ने काम ना किया हो और आप चाहते हैं आने वाली गवर्नमेंट काम करे. मैं सुभाष मच्छा, मैं फेडरेशन ऑफ तेलुगु एसोसिएशन महाराष्ट्र के कमेटी में हूँ. मैं हम लोग के कम से कम 12 लाख से ज़्यादा मुंबई में रहवासी है. उनके और सब ये टैलेंटेड है, और ये कम से कम 100-150 साल से हम लोग बॉम्बे में रहते हैं. बस यही है हमारी एक तकलीफ है कि हम लोग एक जगह पे रहते नहीं. इसके लिए हम कभी एमएलए और एमपी के लिए कभी हम लोग कॉन्टेस्ट नहीं किया है. सो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि हम लोग एक जगह पे कॉन्टेस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग में इतनी टैलेंट है तेलुगु लोगों में. हमको मिनिस्टर लोगों से और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमको एक नॉमिनेटेड पोस्ट दीजिए हमको, जहाँ से हम भी गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट कर सके. हम लोग तेलुगु लोगों में कई जगह पे आईटी बोलो या कई एरियाज में अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर्स में, अकाउंट्स में बोलो, साइंस में बोलो, इंजीनियरिंग बोलो, में सब में हमारे टैलेंट्स है. गवर्नमेंट का हमारा ये रिक्वेस्ट है, हमारे में बहुत लीडरशिप है, हमको नॉमिनेटेड पोस्ट दीजिए. और हमारा ये जो 100-150 साल से महाराष्ट्र में जो रहकर हमने जो सेवा की है महाराष्ट्र में, उनका थोड़ा सा हमको भी गिफ्ट दीजिए. बस यही हमारा रिक्वेस्ट है. तो यानी सुभाष जी, आपको ये लगता है कि फिलहाल की गवर्नमेंट में ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी जिसमें आपके समाज से जुड़े लोग हैं या रहे हैं, या आपको बिल्कुल मिनिमल इनकी स्थिति लगती है? या जहाँ तक हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया है तेलुगु स्कूल के लिए भी, तेलुगु लैंग्वेज के म्यूनसिपालिटी में भी. यहाँ के हम लोग ने कई बार तेलुगु भवन के लिए भी हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ वोट बैंक की तरह ही देख लेते हैं. उनको हमारा वोट बैंक की तरह ही यूज़ कर लेते हैं. तो ये दिक्कत है हमारी. हालांकि हम लोग कौन सी भी चीज़ में हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग इधर महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं. क्योंकि हम लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हैं. तो अभी तक ऐसी कौन सी बड़ी पोस्ट हम लोग ने दी नहीं है नॉमिनेटेड, और ना ही हमारा मतलब कोई ऐसा लोगों ने कुछ कॉन्टेस्ट करने की कोशिश की है. लेकिन आगे चल के सब होने वाला है. जब से ये फेडरेशन ऑफ तेलुगु एसोसिएशन महाराष्ट्र हो गया है, हम लोग इसी से जुड़ के ये हमारा स्ट्रेंथ बताने वाले हैं कि हम भी इधर के वोट बैंक है, हम ये चेंजर है, गेम चेंजर है. तो यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि अब तक की सरकार ने आपका सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है? सही, पूरी तरह से वोट बैंक की तरह यूज किया है. मैं तो क्लियरली बोलूँगा, भिवंडी, वर्ली प्रभा देवी, साइन कोलीवाड़ा, घाटकोपर, इस तरफ इलेक्शन के वक्त ही हमारे साथ गुदगुदाते और अच्छे खासे बात करते, फिर बाद में हम लोगों को कोई पहचानते नहीं है. हमारे में कई इश्यूज है, एसआरए में भी इश्यूज है, वो कभी अटेंड नहीं करते. ज़्यादा करके तेलुगु स्कूल की तेलुगु लैंग्वेज बीएमसी से निकाल दिया गया,
तेलुगु टीचर्स लोगों के भी कुछ इश्यूज है, तेलुगु टीचर्स लोगों के भी कुछ इश्यूज है, उनको ठीक से पेंशन बोलो या उनको जॉब्स बोलो, उनकी सुविधा बोलो, कुछ दिया गया नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे कई सारी परेशानियां सामने आ गई हैं पहले ही सवाल में कि इनकी भाषा यानी कि तेलुगु भाषा को लेकर यहाँ पर सौतेलापन अपनाया जाता है। मराठी भाषा तो यहाँ है ही, हिंदी भी है और भी भाषाएं हैं, लेकिन तेलुगु को लेकर यहाँ पे अपनापन नहीं है। वोट बैंक की तरह इस कम्युनिटी का इस्तेमाल अब तक नेताओं के द्वारा, अब तक सरकार के द्वारा किया गया, जो कि इनकी उम्मीद है कि आगे आने वाली सरकार ना करे। सर आप बताइए कि अभी की सरकार ने ऐसा कुछ काम किया जिससे आपको लगा होगा हाँ हमारी कम्युनिटी के लिए काम हुआ है, या आने वाली सरकार से आपकी उम्मीद है कि क्या काम किया जाना चाहिए? देखिए, अभी तक जो राजकारण में हम लोग तेलुगु वाला ज़्यादा करके 30 साल से हम इसमें राजकारण में है, लेकिन अभी तक एक बड़ा पोस्ट में अभी तक मैं पहुंचा नहीं। जहाँ है वहीं पे रखेगा, और थोड़ा इलेक्शन कमेटी में जैसा हमारा साथीदार बोला वैसा ही हम लोग को इस्तेमाल करता है। एक्चुअली देखा जाएगा ना, हमारा इधर टैलेंट लोग बहुत है और ऑफिशियली में ज़्यादा काम करने वाला है, और ज़्यादा करके शाखा में जाके काम या टाइम स्पेंड करने के लिए उनका पास टाइम नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग पीछे रह गए। अभी जब बुलाया तभी आने के लिए कोई नहीं रहता है, सिर्फ अकेला 1-2 आदमी में। इसके लिए हमारा तेलुगु है ना पीछे रह गया। और आपको लगता है भेदभाव भी है? ज़्यादा करके भेदभाव नहीं, भेदभाव से नहीं, इधर भेदभाव बोलेगा तो फिर इसमें ये होगा, झगड़ा होगा, वो बात नहीं है। हम लोग है ना ज़्यादा करके हर एक प्रोग्राम में स्ट्रेंथ से नहीं दिखता है ना, इसके लिए हम लोग पीछे रह गए। टैलेंटेड बहुत है हमारा इधर, कम से कम 50 लोगों को एक बार इकट्ठा हो सकता है हम लोग, लेकिन क्या है ऑफिशियली टाइम रहता है, ज़्यादा स्पेंड नहीं करता है वो। और जो हफ्ते में एक बार मिलता है वो घर में थोड़ा सुख शांति से थोड़ा स्पेंड कर लेता है, घर में रह जाता है। इसी में हम लोग पीछे रह गए। लेकिन जिन्होंने काम शाखा पे टाइम देता है या पॉलिटिकल्स में आना चाहता है, उनको ज़्यादा करके ये लोग भी यानी आपको हम लोग को आगे पोस्ट नहीं देता है, इसके लिए हम लोग पीछे रह गए। अभी तक एक कारपोरेशन नहीं है। पहला के जमाने में हमारा तेलुगु वाला पहला मेयर होता, मेयर था, उसका नाम भी मेरे को मालूम है, उप्पल ऐसा कुछ नाम है, परशुराम उप्पल, यानी कामाठीपुर में रहता था वो। महापौर हुआ था, और जभी से लेकर अभी तक। और अभी कभी कभी हम लोग को भी ऐसा लगता है 40 साल 50 साल बम्बई में रह के भी एक आदमी कारपोरेशन नहीं है, एक आदमी कोई एक बड़ा पोस्ट में नहीं है। जहाँ अभी मैं है ना फिलहाल अभी सद्या अभी शाखा का नाम नहीं बताऊँ, प्रभादेवी में मैं उपशाखा प्रमुख है, जहाँ तक सीमित है। और हमारे को सब लोग बोलता है, ये लोग भी बोलता है अभी तक जहाँ वहाँ अभी तक आगे नहीं पहुँचा, क्या जहाँ आगे लेगा तो तभी तो जाऊँगा ना। ये मैं किधर टैलेंट है मेरे पास, लेकिन मेरा पास पीछे हमारा तेलुगु नहीं है मेजॉरिटी। ऐसा तो 25,000 मेजॉरिटी कोटा रिजर्व कोटा किस मामले में रिजर्वेशन चाहिए आपको? तो हर जगह पे हर सब रंग में हर सब में तो रिजर्वेशन होना चाहिए तेलुगु के लिए, क्योंकि कहीं भी नहीं हो रहा है, इसमें नीचे पीछे पड़ रहे। इतना अभी कहीं भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है? नहीं हो रहा है, इतना टैलेंट है, आगे नहीं बढ़ रहे। कोटा होना चाहिए तेलुगु लोगों के लिए। तो हर क्या प्रावधान है, आपको क्या लगता है अभी का क्या प्रावधान है और आने वाले समय में क्या प्रावधान आपको चाहिए रिजर्वेशन वाइज? आपको स्पेसिफिक क्या चाहिए? गवर्नमेंट के अंडर में अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा है ना अभी जैसा गवर्नमेंट रूल बनाएगा उसी हिसाब से कोटा होना चाहिए तेलुगु लोगों के लिए, सेपरेट स्पेशल कोटा होना चाहिए। तो इसका अपना संख्या के हिसाब से कम लेवल पे आ जाएगा तो ठीक है, आगे लोगों के लिए अच्छा रहेगा, अपना तेलुगु भाषा अभिवृद्धि होएगा, आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक कोटा की बात आ रही है, हर स्कूल में एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि तेलुगु तो है ही नहीं, दिन में दिन कम हो रहा है तेलुगु भाषा, कोई भाषा में बात ही नहीं कर रहे, और घर में बात कर रहे ठीक है, मगर स्कूल में रहेगा तो सब्जेक्ट रहे तो सब लोग सीख सकते। यानी आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को तेलुगु स्कूल्स में भी पढ़ाई जाए? हाँ, पढ़ाई जाए बराबर। तो तेलुगु मीडियम्स यहाँ पे नहीं है और यहाँ पर रिजर्वेशन की मांग आ रही है, यानी कि अब तक की सरकार में इन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला है, लेकिन अब तेलुगु कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं यहाँ की नौकरियों में रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि उनका भी यहाँ पर योगदान है, मुंबई के विकास में योगदान है। जैसे हम कहते हैं मुंबई सिर्फ मुंबई करों से नहीं बनती, मुंबई कर होते हैं देश के हर हिस्से से आया हुआ वो व्यक्ति जो मुंबई की सक्सेस यानी सफलता में अपना हाथ देता है, अपनी मेहनत देता है। यहाँ पे एक और सज्जन
हैं जिनसे बात करेंगे। जी जय महाराष्ट्र. पहिल्यांदा मला असं बोलावं लागतं आहे की मी स्वतःला महाराष्ट्रीयन समजतो, कारण की मी इथे जन्मले. नहीं, मैं जस्ट वाई आई एम टेलिंग द रीज़न, जहाँ पे आप रहते हो उससे कर्मभूमि होता है, इसीलिए लिखा है तेलुगु आई मराठी मौसी. हम सबको मराठी सीखना चाहिए, ये सच्ची है, क्योंकि लेकिन उसी साथ हमारा जो जन्मभूमि है महाराष्ट्र, हमें तेलुगु भी बोलना चाहिए. तो मैं हमारा सबका यही कहना है कि बेसिकली बीइंग बॉट एंड बॉर्न इन महाराष्ट्र, बट आवर कल्चर इज सो वी शुड गिव नॉट ए अपॉर्चुनिटी बट एज ए पार्ट ऑफ, लाइक जैसे चाची होती है, चाची को जैसा प्रेम मिलता है, एक माँ के प्रति एक बच्चे को प्यार होता है, उसी तरह हम भी डिमांड करते हैं जहाँ पर भी वो टैलेंट बेस पे वो इक्वली. आपको बताना चाहता हूँ, तेलुगु पीपल आर द थर्ड हाईएस्ट लार्जेस्ट पीपल इन इंडिया. हर तीसरा आदमी तेलुगु वाला होगा आपको. अराउंड आई विल से मोर देन नियर बाय 1 करोड़ पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र. सो दैट इज द, आप हर जो थर्ड हाईएस्ट पीपल होगा वो तेलुगु वाला आईटी होगा, नॉट जो वाइस प्रेसिडेंट. बिकॉज वी आर मतलब इसका रीजंस क्या मैं बता रहा हूँ क्यों तेलुगु पीपल है. आप जनरली कैसे होता था पहले कि आपको शादी करना उसी गांव में होता था, उसी एरिया में होता था. तो क्या था, धीरे धीरे वो प्रचलित हो गया एक तालुका में. तो नियर बाय महाराष्ट्र का क्या था, सोलापुर. तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे आए, और हम लोग जो है वो एक लेबर क्लास और हार्डवर्क, कोई भी आप क्षेत्र में देखो तेलुगु पीपल है वो सबसे ज्यादा हार्डवर्क होगा, टैलेंटेड होगा, स्किल्ड होगा. आप कोई भी प्रतिमा में लो तेलुगु, मतलब रीजंस ऐसा नहीं कि हम लोग कोई ये पॉलिटिकल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एज ए टोकन ऑफ रेस्पेक्ट, टोकन ऑफ कंट्रीब्यूशन हर समाज का होता है. जैसे बॉम्बे एक पॉलिटिकल देश है, तो हम एक जानते हैं कि हमको ऐसा नहीं चाहिए कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहिए, बट हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है उस मिलना चाहिए. हम डिमांड नहीं कर रहे, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिन में हर जगह पे नॉट ओनली पॉलिटिकल, एंटरप्रेन्योर में हर तरह में प्रावधान मिले. नॉट ओनली मतलब कोई रिजर्वेशन बेस पे, टैलेंट बेस पे होना चाहिए, वो हम लोग डिमांड करते हैं. हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग अपील कर रहे हैं सभी से. मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बॉर्न एंड बॉट अप इधर हूँ, मैं महाराष्ट्र मजगाव समिती में, मैं पहिला तेलुगू कैंडिडेट हो जो मराठी में हो. मी मराठी चांगला बोलू शकतो, मला वाटत नाही कोणी बोलून मराठी बोलू शकते. मला असं वाटतं की भाषा की कोई परिभाषा नहीं होती, आपको सिर्फ भाषा समझ में आता है. बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, कोई ये नहीं कर रहे, धरना कर रहे, हम लोग सिर्फ अपील कर रहे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें भी कंसिडर करें बड़े मेजॉरिटी में. तो यहाँ पर बात ये समझ में आई कि भाषाओं से बांधना नहीं चाहिए, कम्युनिटीज को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक देश का हिस्सा है, एक देश में जो कि फाइनेंशियल कैपिटल कही जाती है, मुंबई यहाँ का हिस्सा है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है. तो ये भी चाहते हैं कि इस भूमि पर इनका हिस्सा हो, इस मुंबई नगरी में भी इनका नाम, इनकी पहचान हो, एज अ मुंबई कर ये चाहते हैं, खुद की पहचान. इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन आने वाली सरकार पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इस कम्युनिटी को क्या कुछ देने वाले हैं. यहाँ पर आधी आबादी हमारे साथ है, यानी कि महिलाएं हैं जो कि सोसाइटी से हैं. तो इनसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी लाड़की बहना योजना आई है, कई सारी योजनाएं आई हैं. आप अब मुंबई से आ गए हैं, अब तो मुंबई के वोटर्स हैं आप, क्या आपको भी उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि अब तक नहीं मिल पाया? क्या आपकी डिमांड है, अब तक की सरकार ने कुछ ऐसी चीजें जो पूरी ना की हो और आने वाली सरकार को ये चीज करनी चाहिए? नहीं, करनी तो चाहिए, क्योंकि ये योजना अभी भी है ना, सब लोगों को नहीं मिले है. इवन मेरे मेट्स भी है ना, रोज लाइन पकड़ के आ रहे हैं, उनको अभी तक ये योजना कुछ भी मिला नहीं, बहुत स्ट्रगल कर रही है लोग. नहीं, व्हाट अबाउट योर, लाइक आप जो तेलुगु कम्युनिटी से आते हैं, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए वो योजनाएं हैं जो यहाँ महाराष्ट्र के लिए होती हैं, या आपके लिए नहीं है, या आपकी कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स हैं इसके लिए? नहीं, सबको मिलना चाहिए, ईच एंड एवरी वन को मिलना चाहिए, क्योंकि सबका हक है. और हम जो तेलुगु लोग के सुपर टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, हम यहाँ पे आते. मैं भी ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ, तेलंगाना से ही आए हम. यहाँ पे मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा, जब तेलुगु स्कूल मुझे तभी मिला नहीं है. मैं मराठी मीडियम में पढ़ी हूँ, स्ट्रगल किया है मैंने बहुत. आज भी मेरी इच्छा रहती है कि मैं तेलुगु सीखूँ, पढ़ूँ. तो थोड़ा थोड़ा मैं यूट्यूब में देख देख के पढ़ती हूँ, लेकिन जो कोटा के बारे में ये लोग बोल रहे हैं ना, तो वो तेलुगु लोगों के लिए श्योर होना चाहिए. तो लड़कियों को लेके ऐसी कुछ और योजनाएं हैं जो बच्चियों के लिए, आपके तेलुगु समाज में जो बच्चे होंगे उनके लिए भी होना चाहिए? क्योंकि आजकल के बच्चे ना तेलुगु पूरा भूल चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, तो तेलुगु तो उनको घर में भी नहीं बोल रहे हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश बोल रहे हैं. तो बाल विकास करके कुछ बच्चों को बिगिनिंग से 5 साल के जब वो बच्चा बोलना चालू करता है, तो बाल विकास करके जो तेलुगु मदर टंग है उनके कुछ क्लासेस होनी चाहिए उनके लिए, 1 इन अ वीक, ताकि वो भूल ना जाए अपने मदर टंग को. तो
आपको मैम क्या लगता है कि अब तक जो योजनाएं बनी है सरकार जो कर रही है, आप लोग के लिए भी वो सब काम हुआ है या आप वो लोग की अनदेखी हुई है अब तक? और आने वाली सरकार से आपकी कुछ उम्मीदें हैं, आप चाहती कुछ काम? मैं ये चाहती हूँ कि लड़की बहन जो योजना है ना वो सब फ्री का मैं बंद करना चाहती हूँ, बंद करना चाहिए क्योंकि क्या किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, सबको 100% तो किसी को नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट अच्छी तरह एजुकेशन हॉस्पिटलाइज सब ये करना चाहिए, बस मैं वो चाहती हूँ। ये फ्री दो वो फ्री दो, राशन फ्री दो, ये फ्री दो, ये सब छोड़ देना चाहिए। सब 100% किसी को नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ। अभी हम लोग को देश से आए ना, किसी ना किसी से राज्य से आते हैं, कुछ तो प्रूफ नहीं रहते किसी के पास, परफेक्ट प्रूफ तो नहीं रहेगा, वो तो उनको तो नहीं मिलेगा। वो सोचेगा हम लोग को नहीं मिला, इन लोग को मिलेगा, ऐसा हो रहा है कि क्योंकि फ्री का मतलब निकाल देना चाहिए सब स्टेट में, मैं बोलती हूँ। पर मैम ये तो उन लोग वो गरीब तबके के लिए है, गरीब तबके की महिलाओं के लिए तो गरीब तबके की सब तो अभी काम कर रहे हैं ना, सब अच्छी तरह गवर्नमेंट जॉब अच्छा देना चाहिए, गवर्नमेंट पोस्ट बढ़ाना चाहिए। फिर कुछ किधर दफ्तर में जाएगा तो कुछ वगैरह रिश्वत वगैरह नहीं लेना चाहिए। सब काम अच्छी तरह होएगा तो गरीब क्यों रहेंगे, है ना, मेरा मानना वैसा है। आपका क्या मानना है मैम कि अब तक क्या हुआ है, क्या पॉलिसीज आई हैं और आपको लगता है आने वाले समय में होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉलिसीज? नहीं, लड़की बहन का भी तो योजना निकाला है अच्छा गरीब लोगों को, लेकिन उनको कुछ लोग है ना सच में उन लोग गरीब मतलब उन लोग प्रूफ नहीं कर पाते हैं, यानी मिसयूज होता है। भी होता है काफ़ी लोगों का। मतलब जिसको ज़रूरत नहीं है उन लोग भी लाभ ले रहे हैं, मैंने काफ़ी लोगों ने देखा। तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब सच में मतलब चेक करे, मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर गरीब मतलब जिसको ज़रूरत है सच में उन तक पहुंचना चाहिए वो चीज़ें, तो वो मतलब वो योजना का लाभ हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सब लोग, या तो एम्प्लॉयमेंट पावर बढ़ाओ, इससे अच्छा कि मतलब आप मतलब वो कोटा से मतलब जैसे गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट पावर दो या कुछ ये दे दो कि सोर्स उनको इनकम जनरेट करने का, जिससे कि आप गवर्नमेंट का भी इम्प्रूवमेंट होगा और आदमी मतलब ये सब फ्री चीज़ें का आदी नहीं होगा। सो उनको क्या लगता है कि हाँ जी आ रहे हैं, मतलब ऐसा मतलब वी आर मेकिंग देम लेजी, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एम्प्लॉयमेंट के इसमें से भी ये बढ़ाना चाहिए। और जैसे कि लैंग्वेज का जैसे बोला है, सबको मतलब अपना मदर टंग ऐसा लगता है कि हाँ आना चाहिए। जैसे हम लोग तेलंगाना जाते हैं, हम लोग गाँव जाते हैं, एटलीस्ट बेसिक हम लोग पढ़ने पर तो वी थिंक कि हम लोग अनएजुकेटेड, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि स्कूल में कैसा ऑप्शंस होता है, जैसे कॉलेजेस में कैसा हिंदी मराठी तेलुगु, तो वैसा अगर हम लोग का मदर टंग्स भी उसमें ऑप्शंस में एक लैंग्वेज देना चाहिए एक्स्ट्रा। दे वांट टू मराठी, भले हम लोग का महाराष्ट्र में भी रेस्पेक्ट मराठा, आई ऑल्सो मतलब मराठी में पूरा फ्लुएंटली बोलती हूँ, महाराष्ट्र में पढ़ा है, तो एटलीस्ट तेलुगु ऑप्शन है और एक लैंग्वेज देना चाहिए कि जिसको प्रेफर है, दे हु आर लवर टू मदर टंग, तो दे कैन सेलेक्ट दैट लैंग्वेज। तो बेसिक मतलब प्राइमरी एजुकेशन लेवल में एटलीस्ट बेसिक तो सीख सकते हैं अपना खुद का लैंग्वेज। तो ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि लैंग्वेज ऑप्शन कंपलसरी होना चाहिए। यहाँ भाषागत बातें हो रही है कि लैंग्वेज आखिर तेलुगु को भी उतनी पहचान क्यों नहीं दी जा रही है। ये तेलुगु यानी तेलंगाना से आकर भी तेलुगु भाषा बोलते हुए भी मराठी को उतनी फ्लुएंटली बोलते हैं, उतनी अच्छी तरह से निभाते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, इसे अपनी ज़मीन मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कमी ये है कि इन्हें वो अपनापन शायद नहीं मिल पा रहा है। मैम आपकी कोई थिंकिंग है कि अब तक की सरकार ने कुछ ऐसा किया हो जो नहीं करना था, या फिर अब तक की सरकार ने नहीं किया है और वो आने वाली सरकार को करना चाहिए, क्या है? हाँ, ये लाड़की बहन योजना मैं भी उसका अगेंस्ट हूँ कि फ्री पैसा नहीं देना चाहिए, फ्री कुछ भी, ओनली हेल्थ एंड एजुकेशन फ्री होनी चाहिए कौन से भी देश में। तो और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना चाहिए। फ्री पैसा देने से आलस बढ़ता है और लोग एकदम निकम्मे हो जाते हैं। और एक बात, एजुकेशन इसमें ना ऑल रिजर्वेशंस हटा देनी चाहिए, क्योंकि मैं भी उसका क्या डिसएडवांटेज है मैं उसमें से मैं वो एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। रियल टैलेंट आगे आता नहीं है, जिसको 90% है वो पीछे रह जाते हैं और जिसको 60-70% है वो लोग आगे जा रहे हैं। तो रिजर्वेशन सब हटा देनी चाहिए, ओनली टैलेंट बेस पे एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। यानी कि अब तक की सरकार से यही उम्मीद थी कि ऐसी कोई योजना ना निकाले जाए जिससे लोग काम ना करें और सिर्फ फ्री में उन्हें सुविधाएं मिलती रहे। ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात निकल के आई कि आने वाली सरकार के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़ की बात नहीं है, यहाँ पर मिलने वाली योजनाओं की भी है जिन्हें फिर से रीजनरेट किए जाने की ज़रूरत है, फिर से इसे रीडेवलप किए जाने की ज़रूरत है और लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। एक सर हमारे साथ, वो भी हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं। बताइए सर, आपका थॉट बताना चाह रहे हैं सरकार। मैडम बहुत सारा पॉइंट्स तो हमारे कलीग्स ने बता ही दिया है। जैसे अभी मेरे भाई साहब ने बताया तेलुगु आई, मराठी,
मावशी। तो जैसे हमारे जो तेलुगु लोग हैं आजकल से आए नहीं है, वी केम फ्रॉम मोर देन 100 ईयर्स, और हम लोग सेटलर्स नहीं है। आज नहीं तो कल हम लोग चले जाएंगे, वैसे नहीं है। मातृभाषा हमारी तेलुगु है, लेकिन फिर भी हम लोग महाराष्ट्रियन वासी हैं आप। कल्चर है। और जैसे मेरे भाई लोग ने बताया ही है कि पॉलिटिकल टाइम में तेलुगु या कन्नड़ वगैरह आ जाते हैं। एक बार इलेक्शन होने के बाद हमारा रिकग्निशन ही नहीं है। जैसा अभी इन्होंने बताया, तेलुगु भवन हम लोग विद्यासागर राव साहब जब गवर्नर थे तब हम लोग 2-3 बार जाके क्यों बताएं कि ही इज़ फ्रॉम तेलंगाना। वो भी आए और भी साहब आके आके गए, गवर्नर्स आते रहे, सीएम्स आते गए, तेलुगु भवन जहाँ वहीं है। अगर करना चाहिए तो कर सकते हैं। वो एक है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में तेलुगु डिपार्टमेंट नहीं है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, वहाँ मराठी डिपार्टमेंट है। वो भी हमारा डिमांड बहुत सालों से था, उसके लिए कुछ ये किया नहीं। और जो तेलुगु स्कूल्स है वो भी बंद हो रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके स्टूडेंट्स आते नहीं। वो एक है, ये लैंग्वेज की कितने तेलुगु स्कूल्स हैं यहाँ पर? तेलुगु स्कूल्स यहाँ 64 था, अभी आजकल 15-20 भी है कि नहीं पता नहीं है। और वो भी प्राइमरी लेवल पे ही था। वो एक मुद्दा है। अभी उन लोग बता रहे हैं कि हर एक व्हाट यू कॉल लिंग्विस्टिक स्टेट स्कूल सब बंद है, इंग्लिश मीडियम हो रहा है। लेकिन मराठी जब चलता है, आप इंकरेज ही करते नहीं है, टीचर्स ही नहीं है, तो कैसे हो पाएगा? वो एक है, पहले था अभी नहीं है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तेलुगु लोगों को नहीं है। एजुकेशन फैसिलिटी में जैसा तेलुगु डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह है वो नहीं है। एंड अभी जैसे जो पॉलिटिशियंस है उन लोग जैसे रिजर्वेशन तो अभी कर नहीं सकते। यू कैन नॉट डू रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑन द लैंग्वेज बेसिस। अगर मैं ही तेलुगु के मैं बोलूँगा, कल सिंधी वाला के भी बताएंगे, गुजराती भी बताएंगे। इट इज़ नॉट द इशू, दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। लेकिन एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जैसे अभी सोचते माइनॉरिटीज़, जैसे माइनॉरिटीज़ बोलते हैं, जहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम्स है, नॉन हिंदूस है, वहाँ कोई नॉन हिंदू को देख ही रहे हैं ना। तो जैसा अभी फॉर एग्जांपल अभी वर्ली एरिया है, प्रभा देवी एरिया, वहाँ मेजॉरिटी तेलुगुस है, तो वहाँ ये पॉलिटिकल पार्टीज देख सकते हैं कि यहाँ देंगे। यहाँ पे भाषा को लेकर मांग है कि भाषा को उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस में इनका अलग डिपार्टमेंट नहीं है। इसको लेके मुंबई यूनिवर्सिटी में भी किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि एक भाषागत विसंगति है जिसे आने वाली सरकार को शायद पूरा करना होगा, क्योंकि हर एक कम्युनिटी सिर्फ वोट बैंक नहीं होती है, वो एक जनता होती है, उस क्षेत्र का हिस्सा होती है जो इस देश या राज्य के विकास में सहयोग देती है। एक और सवाल आता है कि सर आपसे ही पूछते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि बाला साहेब जब थे तो उन्होंने मराठी नॉन मराठी की कहीं ना कहीं एक लड़ाई छेड़ी थी, तो उस दौरान भी काफी परेशानियां हुई थी, नॉट इन इवन तेलुगु बहुत। तो मैडम वो पता है, बाला साहेब ने जब उनको पॉलिटिकल स्टैंडिंग करना था, उनको स्टेबलाइज करना था, उन्होंने मराठी नॉन मराठी ऐसा ही किए थे। लेकिन बाला साहब ने दिलीप तम्मल करके तेलुगु आदमी था, दिलीप तम्मल, वो ट्रेड यूनियन लीडर थे ताज के, नॉन मैट्रिक थे भी, लेकिन वो शिवसेना वॉलंटियर था। उनको 2 बार उन्होंने एमपी का अपना एमएलए का टिकट दे दिया था नागपाड़ा में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाला साहेब टोटली प्योरली इज फ्रॉम महाराष्ट्र। जो कोई अपना जो लैंड है, अपना जो मराठी माती है, मराठी सॉइल है, अपना को अपनापन लेता है, तो उनको अपना बच्चा समझता था। नॉट ओनली प्योरली महाराष्ट्रियन, बट एनी पर्सन हु हैज अडॉप्टेड दिस लैंड एज हिज ओन लैंड सॉइल, ही वॉज द सन ऑफ बाला साहेब। तो ऐसा उन्होंने किया था, और मैं भी बाला साहब का चेला हूँ। तो यहाँ पर ये बात नहीं थी कि कोई दुश्मनी की बात है, यहाँ पर चली आ रही राजनीति से जुड़ा हुआ ये सवाल था कि जो मराठी नॉन मराठी कहीं ना कहीं लड़ाई होती है, वो आखिर किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। हमारे साथ एक और सर हैं, उनसे पूछेंगे। सर, जो मैंने सर से भी सवाल किया, मराठी नॉन मराठी की जो यहाँ पे हर बार एक संग्राम छिड़ता है, पॉलिटिशियन छिड़ते हैं या फिर राजनीतिक रूप से, आपका उस पर क्या थॉट प्रोसेस है और आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? अब तक की सरकार क्या नहीं कर पाई है, आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आप लोग? देखिए, हम लोग तेलुगु समाज ऐसा है, महाराष्ट्र का बॉर्डर्स स्टेट है तेलंगाना, वहाँ से ज़्यादातर हम लोग बिलोंग करते हैं। और जब महाराष्ट्र गुजरात से अलग हो रहा था, उस उद्यम में तेलुगु लोग 5 लोग शहीद हुए हैं। पहला स्पीकर जो है हमारा सयाजी शीलम जी तेलुगु से, तेलुगु
हम योगदान इतना योगदान है। और सेकंड चीफ मिनिस्टर भी कन्नाकुमार जी तेलुगु है। आजकल हम तेलुगु लोग के ऊपर थोड़ा सा दृष्टि कम हो गया है। बहुत सारे पार्टियां तेलुगु लोग को प्रतिनिधित्व कम दे रहा है। खासकर हमारे सोलापुर भिवंडी में बहुत बड़े बड़े लीडर्स एमएलए एमपी तक गया हुआ है। अभी खासकर मुंबई में कम हो रहा है। इसलिए हमारा तेलुगु समाज आगे आकर प्रतिनिधित्व करे। ये हक की लड़ाई है। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि कोटा दे, ऐसा हो नहीं सकता है। एक मुंबईकर की तरह सर ने बात की कि किस तरह से मुंबई को सेफ रखना है। इन्हें ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है, थोड़ी मोड़ी रिजर्वेशंस तो चलते हैं, लेकिन जहां पर मूलभूत सुविधाओं की बात है वो देनी चाहिए, चाहे कोई कम्युनिटी हो। आखिर हैं दिल से तो मुंबई कर ही। और भी यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनके थॉट प्रोसेस क्या है। तो हमारे साथ एक युवा साथी है इस समाज से, तो हम इनसे पूछते हैं कि आखिर अभी तक की सरकार ने आप लोगों के लिए, अगर कहा जाए सोसाइटी के लिए, ऐसे तो युवाओं के लिए योजनाएं होती हैं, लेकिन आपके समाज से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं मिल पाई है युवाओं को खास तौर पर, और आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आने वाली सरकार से इतना ही उम्मीद है कि जो हमारा तेलुगु कम्युनिटी है उसको सपोर्ट किया जाए। अभी जैसे कि तेलुगु साहित्य एकेडमी अभी जो गवर्नमेंट ने मतलब एक एसोसिएशन के थ्रू दिया है कि इसमें भी आगे चढ़ के मतलब गवर्नमेंट ने इसमें सपोर्ट करना चाहिए। और मैं सिविक इश्यू पे बोलना चाहता हूँ कि मुंबई में एसआरए स्कीम बहुत सारे हैं जो बंद पड़े हुए हैं, रुके पड़े हैं। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, पर अभी भी 50 से 60% प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी है। बहुत सारे एसआरए प्रोजेक्ट स्टक हो चुके हैं जिसकी वजह से लाखों लोग जो मुंबई कर है वो मतलब बेघर हो चुके हैं। बहुत सा अभी पिछले 1 साल से लोगों को अपना रेंट मिलना चालू हुआ है, नहीं तो लोगों का 5-5 6 साल से एसआरए में जो रेंट है वो नहीं मिला था। लोग मतलब एक जनरेशन जो हमारे बुजुर्ग थे वो ऑफ हो चुके थे, क्योंकि ये अभी हर 11 महीने के बाद लोगों को एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि स्कीम प्रॉपर टाइम पे नहीं होता था। और हाउसिंग का बहुत मतलब विषय बहुत गंभीर है। तो इस पे महाराष्ट्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट जो ऑफिसेस में है उसमें 10-10 15-15 साल से एक ऑफिसर एक ही सीट पे बैठा हुआ है। तो चेंज होना चाहिए। चेंज होने से कैसा है, नए जो ऑफिसर आएंगे वो पॉजिटिवली काम कर सकते हैं, लोगों का काम कर सकते हैं। यही बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे देखने में यह है कि ये जरूर कम्युनिटी अलग है, लेकिन इनके दिल में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए इतना प्रेम है। ये चाहते हैं कुछ सुधार हो, वो सुधार इन तक पहुंचे, इनके जैसे लोगों तक पहुंचे, इनकी भाषा को भी, इनकी मातृभाषा को भी वही महत्व मिले जो मराठी को है। ये स्वयं मराठी भी बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा इनकी मातृभाषा को भी वही सम्मान, वही मान मिलना चाहिए। ये इनकी मांग है। जरूरी सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए, यह भी इनकी मांग है। विनीत, क्या सोच है तुम्हारी कि क्या लगता है कि अभी की सरकार ने अब तक क्या कुछ नहीं किया है मुंबई में? मुंबई में क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि तुम यहीं से हो, मुंबई कर हो तुम एक, तो क्या तुम्हारी सोच क्या है, तुम बताओ। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, पर उनसे मैं एक ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं हूँ कामाटीपुरा से। तो कामाटीपुरा एरिया तो मोस्टली किसी को पता नहीं था, बट जब गंगूबाई का मूवी आया है तब से वो एरिया का नाम और ख़राब हुआ है। तो वहाँ का एमएलए जो किसी भी बिल्डर के साथ रीडेवलपमेंट के लिए बात किया है, तो कोई आगे नहीं आ रहा उसको रीडेवलप करने के लिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रीन मुंबई क्लीन मुंबई जो लिखा है वो सिर्फ लिखा है, पर गवर्नमेंट के थ्रू एक चीज़ नहीं है कि हर 10 स्टेप्स में डस्टबिन्स होनी चाहिए। वो भी इतने छोटे छोटे स्टील्स के कहीं कहीं पे दिखते हैं, दूर दूर, वैसे नहीं, हर 10 स्टेप्स पे रहना चाहिए। कि क्राइम जो है, रेप केसेस होता है जो रिसेंटली कुछ रोड पे ऑन द किसी का बच्ची का रेप हुआ है, तो उसके लिए एक्शन पनिशमेंट क्या है, फांसी देते। तो इतना इजी पनिशमेंट नहीं रहना चाहिए जैसे कि अदर कंट्रीज़ में भी है, उसको कड़क सज़ा है, फिर उसके बाद फांसी है।
तो कोई ये करने से पहले फिर डरना चाहिए। विनीत ने बहुत सटीक बातें कही है। एक युवा वोटर के तौर पर विनीत बता रहे हैं कि रेड लाइट जैसे एरिया, कामाठीपुरा जैसे एरिया रीडेवलपमेंट में नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पे कोई रीडेवलपमेंट करना नहीं चाहता है। तो आने वाली सरकार के पास ये चैलेंज है कि क्या वो ऐसी जगहों पे रीडेवलपमेंट करा सकती है। दूसरी बात इस युवा ने कही है, विनीत ने कही है कि क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई सिर्फ पेपर्स में है, लेकिन सामने ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आती है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर आंदोलन भी होते हैं मुंबई में, ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात होती है, कई सारी मांगे होती है। तो आने वाली सरकार के पास यह भी एक जिम्मेदारी है कि क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई को लोगों को दिखाया जाए, आखिर इस पे काम हो रहा है ये बताया जाए और काम किया जाए। तीसरी बात जो कही, जो भी क्राइम अगेंस्ट वीमेन है उस पे काम होना चाहिए। एक युवा के तौर पर ये सोच दिखाती है कि उनका मन इस चीज से, गुस्से से भरा हुआ है, उनका दिल इस चीज से भरा हुआ है कि आखिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्शंस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। फिलहाल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं कि इस नियमों को, इन कानूनों को सख्ती से कैसे लागू किया जाए। हमारे इस शो का यही उद्देश्य है कि लोग, युवा खासकर, इस शो के माध्यम से आगे आए, अपनी बात कहें, चाहे वो कम्युनिटी से जुड़े हो, किसी स्पेसिफिक या सिर्फ मुंबई कर, उनकी बात, उनकी आगे आने वाली मांगे आने वाली सरकार तक पहुंचे। यह हमारे शो का उद्देश्य है। हमारे साथ श्रीनिवास जी हैं, जो कि इस तेलुगु सोसाइटी के काफ़ी सक्रिय व्यक्ति हैं। ये भी कुछ कहना चाहते हैं कि इनकी सोच है कि यहाँ के हॉस्पिटल में बहुत सारी स्थितियाँ जो सुधरनी चाहिए, और भी कई सारी समस्याएं। बताइए। नमस्कार। एक्चुअली मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो बॉम्बे में इतने सारे मिल थे, जिसको आज निकाल के जो मिल कामगार को घर दिया जा रहा है, या वही जगह पे दे रहे हैं या कहीं और जगह पे दे रहे हैं, बट जहाँ पे जो गवर्नमेंट का जगह है, जो मिल का जगह है, या उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करके जो अपने जो मुंबई के लोगों के लिए अच्छे सारे मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए, सुविधाएं बढ़ाए। क्योंकि हम ये देखे हैं कि मैं आज 45 इयर्स का हूँ, आज मैं ये नहीं देखा कि मुंबई में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है इतने सालों में। सिर्फ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें भी बहुत सारे पब्लिक जा रहे हैं, बट वहाँ पे सुविधा का उनको पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उतने लोगों को ट्रीट करे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मिल कामगार का जो जगह है, उस जगह को एक अच्छा सा हॉस्पिटल्स बनाए, उस जगह पे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल अच्छा फैसिलिटीज़ क्रिएट करे। दैट इज़ वन, हेल्थ के लिए। सेकेंड, उस ऐसे जगह पे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स जो अच्छे से फैसिलिटीज़ दे, जो बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए, जो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए, जो उनको एक अपॉर्चुनिटी दे कि बच्चे लोग को पढ़ाई। क्योंकि यहाँ पे सब लोग आते हैं बाहर के देशों से कि उनको नौकरी मिले, नौकरी मिलने के बाद बच्चों को पढ़ाई चाहिए, माँ बाप के लिए हेल्थ के लिए हॉस्पिटल चाहिए। तो ऐसे सब जो योजना है जो अभी तक हुए नहीं है, तो मैं आने वाले गवर्नमेंट से यही मुझे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे ज़्यादा जोर दे के यहाँ पे मुंबई में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा ज़्यादा सोचे। तो श्रीनिवास जी ने सही कहा कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मौका चुनाव का बात समुदाय से, ये शो हमारा इसीलिए है, हम जान रहे हैं कि आखिर वोटर्स कितने जागरूक हैं, हमारे मतदाता कैसी सरकार चाहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, उनकी क्या सोच है कि आखिर किन योजनाओं पर किस तरह से काम होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट उन्हें चाहिए। एक पढ़े लिखे मतदाता के तौर पे वो क्या क्या चाहते हैं। और तेलुगु समाज से भी हमें इतनी सारी बातें पता चली है। हमारे श्रेष्ठ भारत में जुड़े रहिए, ऐसी ही कई सारी कम्युनिटी से हम बात करने वाले हैं और सारे जागरूक मतदाताओं से बात करेंगे, और जो जागरूक नहीं है उन्हें भी जागरूक करेंगे कि अपने मत का प्रयोग करें समझदारी से, और साथ ही इस महाराष्ट्र इलेक्शन में अपनी भागीदारी भी दिखाएं। मैं दीपशिखा सोनी, श्रेष्ठ भारत में, और मेरे साथ जुड़े रहिए इस शो में। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।